सोचिए, हमारी अलमारी में जो कपड़े टंगे हैं, क्या वो सिर्फ कपड़े हैं? नहीं, उनके हर धागे में एक छिपा हुआ और अक्सर उथल-पुथल से भरा इतिहास बुना हुआ है। ये क्रांतियों, पहचान और सत्ता की वो कहानियां हैं जिन्हें हम हर रोज पहनते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि सरकार ये तय करने लगे कि कोई क्या पहन सकता है और क्या नहीं। आज ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना? लेकिन इतिहास के ज्यादातर पन्नों पर यही एक कड़वी हकीकत थी। कपड़ों को हमेशा से सामाजिक कंट्रोल के एक बहुत पावरफुल हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है। और इस चीज को समझने के लिए हमें चलना होगा क्रांति से पहले के फ्रांस में, जहां आपकी अलमारी पर भी कानून का पहरा था। ये कानून, जिन्हें सम्चुअरी लॉज कहते थे, ये सिर्फ फैशन के रूल्स नहीं थे। नहीं, इनका असली मकसद था समाज में हर किसी की जगह साफ साफ तय करना, ताकि कोई अपनी हद पार ना कर सके। ये सिर्फ कपड़े नहीं थे, ये पावर के, सत्ता के जीते जागते सिंबल थे। अरमाइन, रेशम, मखमल, इन कपड़ों को पहनना एक ऐलान था कि कोई समाज के सबसे ऊंचे पायदान पर है। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां किसी की पहचान उसके पहनावे से तय होती थी और कोई भी अपनी हद पार नहीं कर सकता था। लेकिन जहां भी दमन होता है, वहां विद्रोह की चिंगारी भी सुलगती है। और इतिहास में पहली बार कपड़ों को विद्रोह के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। अलमारी अब एक जंग का मैदान बनने वाली थी। ये सिर्फ कपड़ों का फर्क नहीं था, ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ थे अमीर लोग जो तंग, अनकंफर्टेबल नी ब्रीचेस पहनते थे, जो उनकी आराम की जिंदगी का प्रतीक था। और दूसरी तरफ थे क्रांतिकारी, जिनकी पहचान थी लंबी, आरामदायक पतलून, जो कामगार वर्ग की निशानी थी। इसलिए तो क्रांतिकारियों को सैंस क्लोथ्स कहा गया, मतलब बिना नी ब्रीचेस वाले। ये सिर्फ फैशन नहीं बदल रहा था, ये पुरानी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने का ऐलान था। अब होता यह था कि क्रांति के जो आदर्श थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, वो सीधे सीधे कपड़ों में झलकने लगे। सादे, तिरंगे कपड़े पहनना एक तरह से ये ऐलान करना था कि कोई पुराने राज के खिलाफ है और एक नए, बराबर समाज के साथ खड़ा है। तो एक तरफ तो ये क्लास स्ट्रगल चल रहा था, लेकिन कपड़ों की लड़ाई का एक और मैदान था, और वो था जेंडर कंट्रोल पर, जिसका सेंटर था विक्टोरियन समाज के दमनकारी आदर्श। ये सिर्फ उम्मीदें नहीं थीं, ये असल में महिलाओं के लिए बनाया गया एक सामाजिक पिंजरा था। और इस पिंजरे को कसने का काम करते थे उनके कपड़े, खास तौर पर कॉर्सेट। और ये बात कोई फैशन क्रिटिक नहीं कह रहा था, ये एक सरकारी मेडिकल रिपोर्ट की सीधी सीधी वार्निंग थी। वो इसकी तुलना सीधे सीधे गला घोटने से कर रहे थे। इससे पता चलता है कि कॉर्सेट कितने खतरनाक थे। ये एक पर्सनल अकाउंट है जो उस दर्द को एकदम असली बना देता है। जरा सोचकर देखिए कि शरीर को इस तरह से जकड़ दिया जाए। ये सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं था, ये एक तरह का टॉर्चर था। और जाहिर है, इस जुल्म के खिलाफ आवाजें भी उठी। यहीं से ड्रेस रिफॉर्म मूवमेंट्स की शुरुआत हुई, जिन्होंने आरामदायक कपड़ों को सीधे सीधे महिलाओं के अधिकारों और उनकी आज़ादी की लड़ाई से जोड़ दिया। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों जगह सुधारकों ने एक बहुत ही सीधा सा सवाल उठाया, भाई, एक महिला समाज में बराबर की हिस्सेदार बनेगी कैसे, जब उसके अपने कपड़े ही उसे कैदी बनाकर रखें? उनका तर्क था कि आज़ादी सिर्फ वोट देने या काम करने का अधिकार नहीं है, बल्कि अपने शरीर पर कंट्रोल का भी अधिकार है। तो प्रैक्टिकल कपड़े पहनना आज़ादी की तरफ एक जरूरी और ठोस कदम था। अब युद्ध का मैदान बदलता है। हम चलते हैं औपनिवेशिक भारत में, जहां कपड़े ब्रिटिश राज के खिलाफ राष्ट्रीय पहचान के संघर्ष का एक सेंट्रल सिंबल बन गए। तो जब ब्रिटिश कपड़े यहां आए तो ऐसा नहीं था कि सबने एक ही तरह से रिएक्ट किया। ये एक कॉम्प्लेक्स दौर था जहां लोग मॉडर्निटी, ट्रेडिशन और अपनी पहचान के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। और इस पूरे संघर्ष के सबसे पावरफुल सिंबल बने महात्मा गांधी। उनकी खुद की कपड़ों की कहानी एक पूरी यात्रा है। सोचिए, लंदन में एक युवा वकील के तौर पर वेस्टर्न सूट पहनने से लेकर दक्षिण अफ्रीका में एक मजदूर के कपड़े अपनाने तक, और फिर भारत में करोड़ों गरीबों के साथ एक होने के लिए लंगोटी अपनाने तक, उनका हर पहनावा एक सोचा समझा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं था, ये एक साम्राज्य को चुनौती देने का तरीका था। खादी, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, ये एक पूरा आइडिया था, एक इकोनॉमिक हथियार। यह ब्रिटेन की मिलों में बने महंगे कपड़ों का बायकॉट और भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। चरखा चलाना और खादी पहनना हर भारतीय के लिए आज़ादी की लड़ाई में सीधे तौर पर हिस्सा लेने जैसा बन गया था। तो फ्रांसीसी क्रांति से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम तक इन सब पुरानी लड़ाइयों का आज हमारी अलमारी से क्या लेना देना है? भाई, लेना देना है,
और बहुत गहरा है, क्योंकि कपड़ों का ये युद्ध क्षेत्र आज भी मौजूद है, बस इसके रूप बदल गए हैं। पॉइंट ये है कि हमारे कपड़े एक कहानी कहते हैं, सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष की कहानी। हर पहनावा एक स्टेटमेंट है, चाहे हम उसे महसूस करें या नहीं। तो अगली बार जब कोई अपनी अलमारी खोले तो बस ये ना सोचे कि आज क्या पहनना है, एक पल रुक कर ये सोचें कि ये कपड़े क्या कह रहे हैं। हर पहनावा एक बयान है, एक इतिहास का हिस्सा है और किसी की अपनी कहानी का एक चैप्टर है। तो सवाल ये नहीं है कि कोई क्या पहन रहा है, सवाल